हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग लगभग 300 ईस्वी से 750 ईस्वी तक के दक्षिण भारत के इतिहास को शुरू करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग प्रथम ऐतिहासिक युग के बारे में समझे थे कि कैसे इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्रागैतिहासिक युग के बाद प्रथम ऐतिहासिक युग की शुरुआत हुई थी। तो उसी प्रथम ऐतिहासिक युग के बाद इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र में द्वितीय ऐतिहासिक युग की शुरुआत हुई। तो द्वितीय ऐतिहासिक युग किसे कहा जाता है? तो लगभग 300 ईस्वी से 750 ईस्वी तक का काल विंध्य से लेकर दक्षिण के प्रदेशों में द्वितीय ऐतिहासिक युग की शुरुआत हुई थी। तो उसे ही द्वितीय ऐतिहासिक युग कहा गया है, जहां पर विभिन्न राजवंशों का उदय हुआ था। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र में हम लोग विभिन्न राजवंशों को पढ़ने से पहले सबसे पहले यह देखते हैं कि इस क्षेत्र में प्रथम ऐतिहासिक युग के बाद द्वितीय ऐतिहासिक युग में जो प्रवेश हुआ था तो उसमें क्या क्या बदलाव देखने को मिला था। तो चलिए उस बदलाव को देखते हैं। तो यह जो प्रथम ऐतिहासिक युग जो लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का काल था इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, जबकि द्वितीय ऐतिहासिक युग जो है वह प्रायद्वीपीय क्षेत्र में लगभग 300 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी तक का काल माना गया है। तो प्रथम ऐतिहासिक युग में क्या हुआ था कि दक्कन पर सातवाहन, दक्कन कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में यहाँ जो बीच का जो हिस्सा है यह जो है दक्कन है। तो इस दक्कन पर प्रथम ऐतिहासिक युग में सातवाहन का प्रभाव था, जबकि दक्कन के नीचे जो दक्षिण राज्य सुदूर दक्षिण राज्य था यहाँ पर तमिल राज्यों का प्रभाव देखने को मिला था प्रथम ऐतिहासिक युग में। जब हम यही द्वितीय ऐतिहासिक युग में प्रवेश किए तो यहाँ पर क्या हुआ कि लगभग आधे दर्जन राज्यों का उदय हुआ था। कब से कब तक? तो लगभग 300 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी के बीच लगभग आधे दर्जन राज्यों का उदय हुआ था। अब बात करते हैं हम लोग विस्तार की। तो प्रथम ऐतिहासिक युग में हम लोग यह देखे थे कि व्यापार में वृद्धि हुई थी, चाहे वह आंतरिक व्यापार हो चाहे वह विदेशी व्यापार हो, तो उनमें वृद्धि देखने को मिली थी प्रथम ऐतिहासिक युग में। फिर क्या हुआ था? सिक्कों का प्रचलन देखने को मिला था। प्रथम ऐतिहासिक युग में सिक्कों का व्यापक प्रचलन देखने को मिला था। उस युग में नगरों का उदय भारी संख्या में हुआ था, जबकि इस द्वितीय ऐतिहासिक युग में क्या हुआ कि इन तीनों चीज़ों का व्यापार, सिक्के एवं नगरों का ह्रास हुआ था। तो फिर इस युग में उदय किसका हुआ? तो इस युग में ब्राह्मणों के लिए कर मुक्त भूमि अनुदान में भारी संख्या में देखने को मिला था। और यही जो था ब्राह्मणों के लिए कर मुक्त भूमि अनुदान में देना, वह इस युग का प्रमुख लक्षण था। तो क्या हुआ कि इस युग में जो भूमि अनुदान दिया गया ब्राह्मणों के लिए कर मुक्त, तो इस भूमि का किस तरह से उपयोग किया गया? तो इस भूमि का दो तरीके से उपयोग किया गया। किसमें किसमें? तो कुछ उनमें से कुछ भूमि को खेती में और कुछ भूमि को लोगों को बसाने में उपयोग किया गया। तो खेती में उपयोग करने से क्या हुआ कि कृषि अर्थव्यवस्था में अधिक विस्तार देखने को मिला था। इस युग की बात की जा रही है। खेती में भूमि का उपयोग करने से क्या हुआ कि कृषि अर्थव्यवस्था में अत्यधिक विस्तार देखने को मिला। तो हम लोग यह बात जानते हैं कि खेती का काम ज़्यादातर कौन करते हैं? तो खेती का काम ज़्यादातर ग्रामीण लोग करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि इस युग में ग्राम का भी विस्तार हुआ, यानी गांव का भी विस्तार हुआ था। जबकि हम लोग यह समझे कि इस युग में नगरों का उदय भारी संख्या में हुआ था, लेकिन इस युग में ग्राम का विस्तार भारी संख्या में देखने को मिला था। और यह जो ब्राह्मणों के लिए जो कर मुक्त भूमि अनुदान में जो दिया गया था,
इसका जो हमें जानकारी मिलता है वह अनुदान पत्रों से मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग धर्म के बारे में कि धर्म के बारे में इस दोनों युग में क्या बदलाव देखने को मिला। तो धर्म की अगर बात की जाए तो आंध्र और महाराष्ट्र में, यानी प्रथम ऐतिहासिक युग में आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में बड़े बड़े बौद्ध स्मारक देखने को मिले थे। दक्षिण के जो भी तमिल राज्य थे इनमें क्या हुआ कि बौद्ध एवं जैन का विकास हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि इस द्वितीय ऐतिहासिक युग में जैन धर्म जो थे वह कर्नाटक में ही सिमट कर रह गए। तो फिर क्या हुआ कि इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र के जो भी राजा थे उनके द्वारा वैदिक यज्ञों के उदाहरण भारी संख्या में देखने को मिला। किस युग में? तो इस द्वितीय ऐतिहासिक युग में। कहने का मतलब यह हुआ कि इस युग में जो भी इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र के शासक हुए वो लोग वैष्णव धर्म एवं शैव धर्म के एक तरह से कह सकते हैं कि प्रबल समर्थक थे। तो इस वजह से वो लोग जो थे वैदिक यज्ञ अधिक करवाए, अश्वमेध यज्ञ करवाए। तो इस युग में इन चीज़ों का ज़्यादा देखने को मिला था। अब बात करते हैं भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर बात किया जाए तो प्रथम ऐतिहासिक युग में लगभग अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा गया था। लिपि ब्राह्मी थी लेकिन भाषा जो था वह प्राकृत भाषा में लिखा गया था। लेकिन जैसे ही द्वितीय ऐतिहासिक युग की बात की जाए इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र में तो लगभग 400 ईस्वी से इस प्रायद्वीप में संस्कृत राजभाषा हो गई, यानी राज्यों की भाषा क्या हो गई थी? वह संस्कृत हो गई थी लगभग 400 ईस्वी से इस प्रायद्वीप क्षेत्र में। और क्या हुआ कि अधिकांश शासन पत्र, जिसे सनद भी कहा जाता है, तो अधिकांश शासन पत्र संस्कृत में मिला है। तो यह हम लोग देखें कि कैसे इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्रथम ऐतिहासिक युग के बाद जो द्वितीय ऐतिहासिक युग की शुरुआत हुई तो क्या क्या बदलाव हुआ, इसे हम लोग समझे। अब हम लोग बात करते हैं राजवंशों की। ठीक है, कि इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र में इस काल में लगभग 300 ईस्वी से 750 ईस्वी के बीच जो विभिन्न राजवंश हैं उनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो बात करते हैं कि यहाँ पर जो हम लोग देखे थे सातवाहन, अर्थात प्रथम ऐतिहासिक युग में दक्कन में जो सातवाहन का प्रभाव था, तो इस प्रायद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में सातवाहनों के अवशेष पर कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाकुओं का उदय हुआ। कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो कृष्णा गुंटूर क्षेत्र है यह कहाँ पड़ता है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में है। आंध्र प्रदेश राज्य में ही यह गुंटूर जिला है। ठीक है, और यह जो नदी है, ये इस नदी को मैप से इस नदी को भी देखिए। सबसे पहले मैप की अगर थोड़ा सा बात करें तो यह जो है यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ठीक है, और नदी को जो लिया गया है यह गोदावरी नदी है, यह नर्मदा नदी है, जहां हम लोग बात किए थे विंध्य से लेकर दक्षिण का प्रदेश, जो कि इस काल में द्वितीय ऐतिहासिक युग की शुरुआत हुई। उसके बाद क्या है कि यह कृष्णा नदी है जो इधर आंध्र प्रदेश राज्य में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर यहाँ क्या है कि यह तुंगभद्रा नदी है जो कृष्णा नदी में आकर यहाँ मिल जाती है। उसके बाद फिर क्या है, यह पेन्नार नदी है और यह कावेरी नदी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ कि इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पूर्वी भाग में, इधर का भाग पूर्वी भाग है, तो इस पूर्वी भाग में सातवाहनों के अवशेष पर कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में, यह जो क्षेत्र है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो इसी कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाकुओं का उदय हुआ। तो हम लोग यह समझे कि इक्ष्वाकुओं का उदय कहाँ हुआ था? तो कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में। किसके अवशेष पर? तो सातवाहनों के अवशेष पर, क्योंकि प्रथम ऐतिहासिक युग में दक्कन पर सातवाहन का शासन था। तो उसी सातवाहन के अवशेष पर इन लोगों का उदय हुआ। यह लोग जो थे स्थानीय जनजाति थे, अर्थात इस क्षेत्र के ये लोग स्थानीय जनजाति थे। लेकिन यह जो इक्ष्वाकु लोग जो थे ये लोग अपने वंश की प्राचीनता दिखाने के लिए अपने वंश का नामकरण इक्ष्वाकु कर लिया, लेकिन वास्तविकता यह थी कि यह लोग स्थानीय जनजाति थे। इन लोगों
का जो स्मारक प्राप्त हुआ है, तो वह स्मारक कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नागार्जुन कोंड और धरनी कोट से। तो मैप में देखते हैं इसकी स्थिति कहाँ है। तो मैप में जो यह दोनों जगह है, नागार्जुन कोट और धरनी कोट, तो यह कहाँ पर है? तो यह आंध्र प्रदेश में ही गुंटूर जिले में यहाँ पर पड़ता है आपका नागार्जुन कोट, कोंड और धरनी कोट। तो यही दो जगह से इनके स्मारक प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि इक्ष्वाकुओं ने भूमि अनुदान की प्रथा चलाई थी, यानी इस क्षेत्र में, कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में यह लोग बिल्कुल ही सीमित क्षेत्र में शासन कर रहे थे। तो इसी क्षेत्र में भूमि अनुदान की प्रथा चलाई थी और इसी कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में ही इन लोगों की अधिकांश ताम्रपत्र एवं सनद, जिसे शासन पत्र कहा जाता है, तो ताम्रपत्र एवं सनद इन्हीं क्षेत्र से मिला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाकुओं को उपदस्थ कर पल्लव लोग आए, यानी इक्ष्वाकुओं के स्थान पर पल्लव किसके स्थान पर आए? तो पल्लव जो है इक्ष्वाकुओं के स्थान पर पल्लव आए। कहाँ पर? तो इसी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में यह लोग अपना शासन कायम किया। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कि पल्लव, पल्लव का अर्थ क्या होता है? तो पल्लव का अर्थ होता है लता। यह जो पल्लव शब्द है यह टोंडाई का रूपांतरण है, जिसका मतलब लता होता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो पल्लव लोग जो थे, टोंडाई नुमा जनजाति थे, जो लताओं के देश में अपना शासन स्थापित किया था। पल्लव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह लोग स्थानीय जनजाति थे। पल्लव के भी बारे में कहा जाता है कि यह लोग स्थानीय जनजाति थे, लेकिन इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह शुरुआत में जो पल्लव थे वह सभ्य नहीं थे। इन लोगों को सभ्य बनने में समय लगा था। क्यों? क्योंकि तमिल भाषा में पल्लव को डाकू, मतलब तमिल भाषा में पल्लव का अर्थ होता है डाकू। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग इसके संस्थापक की। तो पल्लव के संस्थापक की अगर बात किया जाए तो पल्लव के संस्थापक थे वपदेव। पल्लव के संस्थापक कौन थे? वपदेव। लगभग 350 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी इक्ष्वाकुओं के स्थान पर। इक्ष्वाकु जो कि कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में रहते थे, तो उन्हीं के स्थान पर वपदेव लगभग 350 ईस्वी में पल्लव वंश की स्थापना की थी। यह जो वपदेव थे यह सामंत थे। ऐसा कहा जाता है कि यह लोग पल्लव वंश के जो शासक थे, यह लोग सातवाहन के सामंत थे। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार लगभग 350 ईस्वी से 575 ईस्वी के बीच पल्लव वंश के 16 शासक हुए और यह सभी के सभी सामंत थे। सभी के सभी यह लोग सामंत शासक थे, यह लोग स्वतंत्र शासक नहीं थे। जो भी इस अवधि के दौरान 16 शासक हुए वह सभी के सभी सामंत थे। और कहा जाता है कि इस 16 शासक में से एक शासक थे विष्णुगोप। तो इस विष्णुगोप को समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के अभियान में इसी विष्णुगोप को पराजित किया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जब हम लोग यह देखें कि लगभग 350 ईस्वी से 575 ईस्वी के बीच पल्लव वंश के 16 शासक हुए, लेकिन सभी के सभी सामंत थे। तो 575 ईस्वी से जो स्टार्ट होता है वह इस वंश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो लगभग 575 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच जो शासक बने उनका नाम था सिंह विष्णु। वह पल्लव वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि यह प्रथम स्वतंत्र शासक था। सिंह विष्णु पल्लव वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक हुए और सिंह विष्णु को ही पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। तो इस वजह से आपको कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, तो सिंह विष्णु। लेकिन इसका इतिहास यह है कि इसके संस्थापक थे वपदेव, लेकिन इस वंश के जो प्रथम स्वतंत्र शासक थे वह थे सिंह विष्णु और इसे ही वास्तविक संस्थापक कहा गया है। क्यों कहा गया? तो हम लोग देखते हैं क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया था, तो इस वजह से इसे वास्तविक संस्थापक कहा गया है। तो चलिए समझते हैं। पिछले क्लास में
हम लोग यह देखे थे कि लगभग 300 ईस्वी तक आते आते संगम काल अर्थात तमिल राज्यों पर, यह जो तमिल राज्य था, तो उस तमिल राज्यों पर कलबरों का कब्जा हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि कलबरों ने चेर, पांड्य और चोल के शासकों को हराकर कैद कर लिया था। कलबरों को दुष्ट राजा कहा गया है। लगभग 300 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच इस सुदूर दक्षिण के राजाओं के द्वारा ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान में दी गई थी, तो उस भूमि को कलबरों ने ब्राह्मण से वापस ले लिया। तो इस तरह से कलबरों का विद्रोह इतना व्यापक हो गया था कि इनके विद्रोह को जो दबाया गया वह चालुक्य, वातापी के चालुक्य, पल्लव एवं पांड्य के संयुक्त शासकों के द्वारा इनके विद्रोह को, यानी कलबरों के विद्रोह को दबाया गया था। तो उसी विद्रोह को दबाने के बाद जो है श्री विष्णु ने चोल मंडलम पर अधिकार कर लिया। अर्थात उस समय उसके विद्रोह को जो दबाया गया था, तो पल्लव के तरफ से शासक कौन थे? तो सिंह विष्णु थे। तो सिंह विष्णु ने क्या हुआ कि कलबरों के विद्रोह को खत्म करने के बाद चोल मंडलम पर अधिकार कर लिया। तो चोल मंडलम किसे कहा जाता है? तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि पेन्नार नदी से लेकर, पेन्नार नदी जो कि आंध्र प्रदेश में है, पेन्नार नदी से लेकर और इधर तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, तो पेन्नार नदी से लेकर वेल्लार नदी तक का जो क्षेत्र है जहां पर चोलों का शासन था, तो इसी क्षेत्र को चोल मंडलम कहा गया है। ठीक है। तो 575 ईस्वी में जब पल्लव वंश के शासक सिंह विष्णु आए, तो इसी चोल मंडलम पर अधिकार कर लिया। और चोल मंडलम पर अधिकार करने के बाद, यानी चोल मंडलम पर विजय प्राप्त करने के बाद सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। ठीक है। तो अब हम लोग मैप से समझते हैं कि इसका क्षेत्र अर्थात पल्लव वंश का क्षेत्र कैसे इसका विस्तार हुआ, क्षेत्रों का इसका विस्तार कैसे हुआ। तो देखते हैं कि क्या हुआ कि जब 350 ईस्वी में जब इसके संस्थापक वपदेव थे, यानी पल्लव वंश की जब स्थापना हुई, तो यह इक्ष्वाकुओं के स्थान पर अर्थात सिर्फ इस क्षेत्र में, यानी एक छोटे से क्षेत्र में यह लोग शासन कर रहे थे। ठीक है। लेकिन सिंह विष्णु के समय क्या हुआ कि यहाँ से लेकर इनका जो क्षेत्र का विस्तार जो हुआ वह लगभग इस नदी तक, यानी यहाँ तक जो है, यानी यह जो क्षेत्र है इस क्षेत्र तक इसका विस्तार हो गया। ठीक है। तो इस तरह से इनके क्षेत्र का विस्तार जो है सिंह विष्णु के समय हुआ, इसलिए सिंह विष्णु को ही इस वंश का अर्थात पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। ठीक है। और क्षेत्र का विस्तार करने के बाद क्या हुआ कि इसने अपनी राजधानी अर्थात पल्लव वंश की राजधानी कहाँ बनाई? कांची। तो कांची कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कांची, जिसका वर्तमान नाम है कांचीपुरम। तो वर्तमान में कांची को क्या बोला जाता है? कांचीपुरम बोला जाता है। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म के अर्थात भागवत धर्म के अनुयायी थे। सिंह विष्णु के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान भारवी रहते थे, जिनकी रचना है किराता जुर्नियम। ठीक है। भारवी किनके दरबार में रहते थे? तो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, जिनकी प्रसिद्ध रचना है किराता जुर्नियम। अब हम लोग बात करते हैं सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन प्रथम की। तो महेंद्र वर्मन प्रथम जो 600 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक शासन किया था। तो महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने महेंद्र वर्मन शैली को जन्म दिया था। ठीक है। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह शुरू में जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन तमिल संत अप्पार के प्रभाव में आकर यह शैव बन गए, अर्थात शैव धर्म को अपना लिए थे। ठीक है। महेंद्र वर्मन प्रथम की प्रसिद्ध रचना है वह है मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन इनकी प्रसिद्ध रचना है। महेंद्र वर्मन प्रथम के समय क्या हुआ कि यह जो वातापी के जो चालुक्य थे, और मतलब उस चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय का आक्रमण हुआ था किसके समय? तो महेंद्र वर्मन प्रथम के समय। अभी क्या है कि कुछ कहानी को मैं छुपा लेता हूं, क्योंकि इसके बाद जो है
चालुक्य वंश को जो हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर पूरी कहानी को बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ अभी आप पॉइंट को देखिए, और जब हम लोग चालुक्य वंश को शुरू करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि कोरिलेट कर कर पूरी कहानी को अच्छे से समझेंगे मैप से। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि इसी महेंद्र वर्मन यानी पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में ही पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया था इनके क्षेत्र पर। ठीक है, और क्षेत्र पर आक्रमण करने के बाद किस क्षेत्र को इसके कौन सा क्षेत्र इसके कब्जे में चला गया वह हम लोग चालुक्य वंश में देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद इस वंश के जो शासक बने वह थे नरसिंह वर्मन प्रथम, जो 630 ईस्वी से लेकर 668 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। तो ऐसा कहा जाता है कि इस वंश के श्री विष्णु के बाद यह सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक है, इनके बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वह है कुर्रम दानपत्र अभिलेख और कसाकुट्टी अभिलेख से इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने तमिलनाडु में महाबलीपुरम नामक नगर का निर्माण करवाया था, जिसका प्राचीन नाम था मामल्लपुरम। तो इसी महाबलीपुरम में एकाश्म मंदिर, जिसे रथ मंदिर भी कहा जाता है, तो इसी रथ मंदिर का महाबलीपुरम में निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इस रथ मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? तो महाबलीपुरम में। और महाबलीपुरम में जो निर्माण करवाया था वह किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो इस रथ मंदिर को सप्त पैगोडा भी कहा गया है, और यह जो मंदिर है वह 5 पांडव, द्रौपदी और गणेश को समर्पित है। ठीक है, तो रथ मंदिर किसको समर्पित है? तो 5 पांडव, द्रौपदी एवं गणेश को समर्पित है। फिर क्या हुआ कि 642 ईस्वी में चालुक्य वातापी के चालुक्य वंश के जो शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, जिसके बारे में हम लोग कहानी पढ़ेंगे चालुक्य वंश में, तो 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को हराकर नरसिंह वर्मन प्रथम ने 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातापी पर, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि इनकी जो राजधानी थी, चालुक्यों की राजधानी वातापी पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और कहा जाता है कि इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया था, लेकिन इस बात को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे आगे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातापी पर जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने कब्जा कर लिया था, जो पल्लव वंश के थे। तो कब्जा करने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। तो वातापी कोंड की उपाधि कहने का मतलब यह हुआ यानी वातापी विजेता। फिर क्या है कि नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में ही ह्वेनसांग ने कांची की यात्रा अर्थात कांचीपुरम की यात्रा की थी, जो तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ और भी महत्वपूर्ण शासक, जैसे महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 ईस्वी से लेकर 670 ईस्वी अर्थात 2 साल तक इन्होंने शासन किया। इनसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस यही है कि इन्हें मध्यम लोकपाल कहा गया है। ठीक है, फिर कुछ और भी हम लोग शासक देखते हैं पल्लव वंश के अंतर्गत, वह है परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 ईस्वी से लेकर 700 ईस्वी तक। इनके बारे में यह कहा जाता है कि इन्हें विद्या में अधिक रुचि थी, इसलिए इन्होंने विद्या विनीत की उपाधि धारण की थी। और परमेश्वर वर्मन प्रथम ने ही महाबलीपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो क्या है कि दक्षिण भारत का जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, इधर क्या होगा कि मंदिरों का निर्माण ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था कि जब हम लोग यह जो युग पढ़ रहे थे, तो इस युग के समाप्ति के बाद लगभग 750 ईस्वी के बाद जो है क्या होगा कि यह जो क्षेत्र है वह मंदिरों का क्षेत्र बन गया था। ठीक है, धीरे धीरे। तो महाबलीपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो परमेश्वर वर्मन प्रथम ने। इन्होंने कई सारी उपाधियां धारण की थी, जैसे एकमल, लोकादित्य और भी कई सारी उपाधियां धारण किए थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नरसिंह वर्मन द्वितीय जो 700 ईस्वी से 728 ईस्वी तक, इनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने 3 उपाधियां धारण की थी, राजा सिंह, आगम प्रिय और शिव भक्त। यह तीनों उपाधि इन्होंने धारण की थी।
उसके बाद फिर क्या है कि इन्होंने भी मंदिर का निर्माण करवाया था, जैसे कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। उसके बाद महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर क्या है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी, 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी। तो दंडी इनके दरबार में रहते थे। उसके बाद तिरुमंगई अलवार जो वैष्णव धर्म के प्रमुख संत थे, तो तिरुमंगई अलवार इनके समकालीन थे। किनके समकालीन थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के। इसके बाद फिर और भी कई शासक आए, लेकिन वह उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वंश के जो अंतिम शासक थे वह है अपराजित वर्मन, जो लगभग 880 ईस्वी से लेकर 897 ईस्वी तक रहा। तो वह इस वंश का अंतिम शासक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसे मतलब कि किसने हराया था? तो चोल शासक आदित्य प्रथम ने इस वंश का अंत किया। तो यह चोल शासक कौन है? तो 9वीं सदी में जो चोल वंश आरंभ हुआ, तो उसी चोल वंश के शासक हैं आदित्य प्रथम। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि जब चोलों के क्षेत्र पर भी कलब्रों ने कब्जा कर लिया था, तो वह चोल क्या हुए कि उड़ैयूर के क्षेत्र में रहने लगे थे। हम लोग देखे थे कि इन लोगों की जो है प्रारंभिक राजधानी, यानी चोलों की प्रारंभिक राजधानी पिछले वीडियो में देखे थे कि उड़ैयूर थी, जो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। तो उड़ैयूर में यह चोल लोग जो है सिमट कर रह गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि 9वीं सदी के लगभग 850 ईस्वी में जो है यह चोल वंश का स्थापना किसने किया था? तो विजयालय ने किया था। कहाँ पर? तंजावुर, जिसे तंजौर भी कहा जाता है। इस कावेरी डेल्टा क्षेत्र में चोल वंश की स्थापना की थी। और उसी चोल वंश के शासक आदित्य प्रथम ने इस पल्लव वंश के शासक अपराजित वर्मन को हराकर पल्लव वंश का अंत किया। तो इसलिए इस पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन है? तो अपराजित वर्मन। अब हम लोग पल्लव वंश के बाद कदम वंश को शुरू कर रहे हैं, जो पल्लव वंश का समकालीन वंश था। और प्रारंभ में पल्लव वंश के साथ कदम वंश का संघर्ष भी हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। कदम वंश का जो संस्थापक था वह मयूर शर्मन था। 4वीं सदी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में इसने अपनी सत्ता को कायम किया था। तो हम लोग मैप से देखते हैं कि यह जो क्षेत्र है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कर्नाटक का क्षेत्र है, जिसमें से उत्तरी कर्नाटक यह वाला क्षेत्र है और कोंकण का क्षेत्र जो है वह यह वाला पड़ता है। ठीक है, अभी इसे कलर नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब हम लोग चालुक्य वंश पढ़ेंगे तब इसे कलर करके समझेंगे। तो यही उत्तरी कर्नाटक और कोंकण के क्षेत्र में इसने अपनी सत्ता को कायम किया था। मयूर शर्मन के बारे में कहा जाता है कि इसने पढ़ाई करने के लिए कांची आया था। कहाँ पर? तमिलनाडु के कांची आया था। लेकिन क्या हुआ कि कांची से इसे अपमान करके निकाल दिया गया पल्लवों के द्वारा। पल्लवों के द्वारा मयूर शर्मन को अपमानित करके कांची से निकाल दिया गया। तो इसी अपमान से यह दुखी होकर जंगल में शिविर लगा लिए और उसी जंगल के जनजाति के मदद से इसने पल्लवों को हराया। लेकिन फिर क्या हुआ, पल्लवों ने भी इस हार का बदला लिया। फिर क्या हुआ, इसने मयूर शर्मन को हराया, लेकिन हराने के बावजूद पल्लवों ने मयूर शर्मन को राज चिन्ह देकर इसकी राज सत्ता को मान्यता दे दिया। तो मान्यता देने के बाद इसने अपनी राजधानी जो बनाया था, कहाँ बनाया था? तो वह बनवासी या फिर जिसे वैजंती भी कहते हैं। यह कहाँ पड़ता है? तो उत्तरी केनरा जिले, कर्नाटक के उत्तरी केनरा जिले में। तो वह देखिए बनवासी का क्षेत्र कहाँ है? तो कर्नाटक के उत्तरी केनरा जिले। तो यहाँ केनरा जिले है और इसका उत्तरी पार्ट, तो यानी यहाँ पर जो है इसने अपनी राजधानी बनाया था। कदम की राजधानी कहाँ थी? बनवासी या फिर जिसे वैजंती भी कहते हैं।
इससे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि मयूर शर्मन के बारे में यह कहा जाता है कि इसने 18 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, तो इससे यह पता चलता है कि जब 18 अश्वमेध यज्ञ करवाया था तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका क्षेत्र का विस्तार काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, तो और उसके बाद फिर क्या हुआ कि अपने क्षेत्र का इसने विस्तार भी किया और उसके बाद इसने ब्राह्मणों को असंख्य भूमि अनुदान में दिया। कदम के जो संस्थापक थे मयूर शर्मन, यह अपने आप को ब्राह्मण कहते थे। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने ब्राह्मणों को जो है असंख्य भूमि दान में दिया था। अब बात करते हैं हम लोग पल्लव वंश के दूसरे समकालीन वंश गंग वंश के बारे में। गंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो गंग वंश के संस्थापक थे ब्रजहस्त पंचम, जो पल्लवों के सामंत थे। इनकी स्थिति को देखा जाए तो वह था 4वीं सदी के आसपास दक्षिण कर्नाटक में इसने अपनी सत्ता को कायम किया था। अर्थात कर्नाटक का क्षेत्र जो यहाँ से ऐसे गया है तो वह दक्षिणी कर्नाटक में इसने अपनी सत्ता को कायम किया था। ठीक है, इस जो है दक्षिणी मतलब कि इस गंग वंश को पश्चिमी गंग या फिर मैसूर के गंग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पूर्वी गंग जो थे वो 5वीं सदी में कलिंग में शासन व्यवस्था को कायम किया था। यहाँ पर शासन व्यवस्था को कायम किया था पूर्वी गंग। तो इस गंग वंश जिसे पश्चिमी गंग कहा जाता है या मैसूर का गंग कहा जाता है, तो इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी प्रारंभिक राजधानी थी कुबलाल, जिसे वर्तमान में कोलार कहा जाता है। तो प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी इसकी? कोलार, यानी यहाँ पर इसकी प्रारंभिक राजधानी थी गंग की, क्योंकि यह लोग दक्षिण कर्नाटक में अपने शासन व्यवस्था को कायम किए थे। जबकि इसकी दूसरी राजधानी जो थी वह तलकाड थी, अर्थात कोलार से बदलकर इसने तलकाड कर लिया था। तो एक तरह से देखा जाए तो गंग वंश का जो क्षेत्र था इधर पूरब में पल्लवों के क्षेत्र से सट रहा था, जबकि इधर पश्चिम में जो था वह कदम के क्षेत्र से यानी कदम के सीमा से सटता था। ठीक है, तो यानी पल्लव और कदम के बीच में गंग वंश थे, जिसे पश्चिमी गंग कहा गया है। इस गंग वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे जिनका नाम था माधव प्रथम। माधव प्रथम ने दत्तक सूत्र पर टीका लिखा है। गंग वंश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसने जो भूमि अनुदान में दी थी वह अधिकतर जैन को दिए थे, जबकि कदम वंश के शासक भी जैन को भूमि अनुदान दिए थे, लेकिन उन्होंने सबसे अधिक ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिए थे। और उसी तरह से पल्लव वंश के भी बारे में कहा जाता है कि पल्लव वंश के शासक भी सबसे अधिक भूमि जो अनुदान दिए थे वह ब्राह्मणों को दिए थे। तो इस तरह से हम लोग देखें कदम वंश एवं गंग वंश के बारे में। अब इसके बारे में फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम लोग चालुक्य वंश की, जो इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र या फिर हम कह सकते हैं कि यह दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण वंश। तो चालुक्य वंश के जो शासक थे यह अपने आप को ब्रह्मा, मनु या चंद्र के वंशज मानते थे। किसके वंशज मानते थे? तो ब्रह्मा, मनु या फिर चंद्र के वंशज ये लोग अपने आप को मानते थे। उन्हें इस बात का गर्व था कि उनके पूर्वज ही अयोध्या में राज करते थे। उनका यह बात कहना सिर्फ अपनी वैधता और प्रतिष्ठा को अर्जित करना था, क्योंकि यह वास्तविकता नहीं थी कि उनके पूर्वज अयोध्या में राज करते थे। यह वास्तविकता नहीं थी, जबकि वास्तविकता यह थी कि यह जो चालुक्य वंश के जो शासक थे यह स्थानीय कन्नड़ जाति के थे, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा को अर्जित करने के लिए, अपनी वैधता को अर्जित करने के लिए इन्होंने ऐसा कहा कि हमारे पूर्वज ही अयोध्या में राज करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि चालुक्य वंश के शासक ने 6वीं सदी के आरंभ में पश्चिमी दक्कन में अपना राज्य कायम किया। पश्चिमी दक्कन कहने का मतलब इधर का क्षेत्र, इधर के क्षेत्र में जो है, अभी हम लोग समझेंगे और भी इसे मैप से। तो पश्चिमी दक्कन में जो है इन लोगों ने 6वीं सदी में अपने क्षेत्र
मतलब अपनी सत्ता को कायम किया। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो कर्नाटक के बीजापुर जिले में वातापी को अपनी राजधानी बनाया, जिसका वर्तमान नाम यानी आधुनिक नाम बादामी है। ठीक है, तो कहाँ है? यानी यह जो कर्नाटक राज्य है, तो कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में, यहाँ पड़ता है बीजापुर, तो इस बीजापुर जिले में वातापी जगह है। यहाँ देखिए यह पॉइंट है वातापी, तो जिसे वर्तमान में बादामी कहा जाता है। तो इसे ही इन लोगों ने अपनी राजधानी बनाया था। फिर क्या हुआ कि आगे चलकर यह जो मतलब वातापी के जो चालुक्य थे, यह लोग कई स्वतंत्र घरानों में बट गए। जैसे वातापी के चालुक्य जो मुख्य राजवंश कहलाते थे, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। तो इसे हम लोग देखते हैं। जैसे यह लोग क्या हुआ कि कई स्वतंत्र घरानों में जो बट गए थे, तो वह कौन कौन से थे? तो यहाँ है वातापी के चालुक्य, ठीक है, जो कर्नाटक में पड़ता है, लेकिन यह चालुक्य का मुख्य राजवंश था। फिर क्या है? वेंगी का चालुक्य। तो वेंगी का चालुक्य, जिसे पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है, और इसकी स्थिति कहाँ पड़ती है? तो वह है आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी के जस्ट ऊपर यहाँ पर। तो वेंगी जो है, और कृष्णा गोदावरी का दोआब भी है, यह हिस्सा है। ठीक है, तो वेंगी के चालुक्य, जिसे पूर्वी चालुक्य कहा जाता है। और तीसरा जो घराना था वह था कल्याणी का चालुक्य। यहाँ देखिए, यहाँ पर है कल्याणी का चालुक्य, तो जिसे पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। और इसकी स्थिति कहाँ है? तो इसकी स्थिति कर्नाटक में है, उत्तरी कर्नाटक में। ठीक है, तो हम लोग देखें कि वातापी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य की स्थिति तो कर्नाटक में है, जबकि वेंगी के चालुक्य की स्थिति, यहाँ पर यह जो पॉइंट है, वेंगी के चालुक्य की स्थिति वह आंध्र प्रदेश में है, जो कृष्णा गोदावरी का दोआब है, जिसे पूर्वी चालुक्य कहते हैं, इसे पश्चिमी चालुक्य कहते हैं, और जबकि यह मुख्य राजवंश था चालुक्य का। तो इस तरह से हम लोग इसके राजघरानों को तो समझ गए, लेकिन इन तीनों राजघरानों में से जो सबसे महत्वपूर्ण राजघराना था वह वातापी का चालुक्य था, क्योंकि वातापी में इन लोगों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। और इस काल में कहा जाता है कि इस काल में इस दक्षिण भारत में अन्य कोई भी ऐसी शक्ति उत्पन्न नहीं हुई जो चालुक्य वंश को यानी वातापी के चालुक्य को टक्कर दे सके। तो अब हम लोग बात करते हैं वातापी के चालुक्य, क्योंकि सबसे पहले हम लोग किसे पढ़ेंगे? वातापी के चालुक्य। ठीक है, तो अब बात करते हैं वातापी के चालुक्य के बारे में कि यहाँ पर जो वातापी का जो चालुक्य था, इसकी स्थापना किसने की थी, यानी इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे जयसिंह। कौन थे? जयसिंह थे, लेकिन यह क्या थे? सामंत थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जो यह वातापी के जो चालुक्य थे, जो मुख्य राजवंश था चालुक्यों का, तो यह कदंबों के सामंत थे। ऐसा कहा जाता है कि यह लोग जो थे यह कदंबों के मतलब सामंत थे, क्योंकि इस क्षेत्र में पहले क्या था? कदंब का शासन व्यवस्था कायम था, तो इस वजह से। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग कि वातापी के चालुक्य वंश की सबसे महत्वपूर्ण शासक यानी प्रथम स्वतंत्र शासक के बारे में अगर बात किया जाए तो वह है पुलकेशिन प्रथम, जिसका काल है 550 ईस्वी से लेकर 567 ईस्वी तक। तो पुलकेशिन प्रथम, इसे प्रथम स्वतंत्र शासक कहा गया है, यानी इस वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक थे। और यह क्या हुए थे कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने का मतलब यह हुआ कि यह स्वतंत्र शासक थे और इसने अपने क्षेत्रों का विस्तार किया था। तो इसी वजह से पुलकेशिन प्रथम को ही वातापी के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि 6वीं सदी से लेकर 8वीं सदी तक प्रायद्वीपीय भारत के इतिहास का जो मुख्य आकर्षण रहा वह था कांची के पल्लव और वातापी के चालुक्य के बीच प्रभुसत्ता को लेकर संघर्ष। और इसी संघर्ष में तीसरे दल के रूप में
यह पांड्य राज कूद गए। लेकिन क्या हुआ कि यह पांड्य राज्य जो थे वह कमज़ोर थे, यानी पांड्य राज्य के शासक कमज़ोर थे। तो इसलिए इस प्रभुसत्ता का जो संघर्ष हुआ, यानी प्रभुसत्ता के लिए जो संघर्ष हुआ, वह मुख्य रूप से दो राजवंशों के बीच में ही हुआ। वह था कांची के पल्लव और वातापी के चालुक्य। इन्हीं दोनों के बीच संघर्ष हुआ मुख्य रूप से। क्या हुआ कि ये दोनों वंश जो थे ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे। इन दोनों ने वैदिक यज्ञ किए और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दिए। इन दोनों के बीच लूटपाट, प्रतिष्ठा एवं क्षेत्र संसाधनों के लिए संघर्ष होता रहा। इन दोनों का जो मुख्य संघर्ष था, यानी संघर्ष का जो मेन कारण था, वह था कृष्णा नदी एवं तुंगभद्रा नदी का जो दोआब का जो यह क्षेत्र था। इसे समझिएगा मैप से कि कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी का जो यह दोआब का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र पर प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए वातापी के चालुक्य और कांची के पल्लव के बीच संघर्ष होता रहा था। क्या हुआ कि इधर कांची के जो पल्लव थे, यह बार बार इस तुंगभद्रा नदी को पार करना चाहते थे। तो इसी तुंगभद्रा नदी को पार करने के क्रम में क्या होता था, इन दोनों के बीच हमेशा संघर्ष होते रहता था। तो यह संघर्ष कभी इस करवट कभी उस करवट करते लंबी अवधि तक चला। तो हम लोग देखते हैं कि इस संघर्ष के करवट में अंततः जीत किसकी होती है, चालुक्य की जीत होती है या फिर पल्लव की जीत होती है। तो चलिए देखते हैं कहानी। तो बात करते हैं कि इस वातापी के चालुक्य वंश के जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे वह थे पुलकेशिन द्वितीय, जिसका शासन काल था 609 ईस्वी से लेकर 642 ईस्वी तक। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वह इनके ऐहोल अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो यह ऐहोल अभिलेख कहाँ है? तो यह ऐहोल अभिलेख जो है कर्नाटक के बीजापुर जिले में ऐहोल नगर है और वहीं पर इस अभिलेख को लिखा गया है जिसका नाम ऐहोल अभिलेख पड़ा है। तो इसी ऐहोल अभिलेख से हमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है मुख्य रूप से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऐहोल अभिलेख के बारे में देखते हैं कि ऐहोल अभिलेख को जो लिखा गया है वह किस लिपि और किस भाषा में। तो लिपि है ब्राह्मी, जबकि भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा, अर्थात संस्कृत भाषा में ऐहोल अभिलेख को लिखा गया है। इसकी रचना किसने किए थे? तो वह रविकीर्ति किए थे। ठीक है, तो रविकीर्ति ने इस अभिलेख को लिखने के बाद अंतिम लाइन में इन्होंने यह लिखा है कि इस अभिलेख को लिखने के बाद कालिदास एवं भारवी के समान यश प्राप्त किया हूं। यह रविकीर्ति अपने बारे में लिखे हैं इस अभिलेख के अंतिम पंक्ति में। तो इसी वजह से कहा जाता है कि इस अभिलेख में कवि कालिदास एवं भारवी का भी उल्लेख किया गया है। यह जो ऐहोल अभिलेख है वह काव्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। ठीक है, किस कला का? तो काव्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। तो अब बात करते हैं यह जो ऐहोल नगर है जहाँ ऐहोल अभिलेख है, तो ऐहोल नगर को मंदिरों का नगर कहा गया है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं, तो इस वजह से इस ऐहोल नगर को मंदिरों का नगर कहा गया है। अब बात करते हैं हम लोग इनके क्षेत्रों के विस्तार की, पुलकेशिन द्वितीय के। तो क्या हुआ कि पुलकेशिन द्वितीय अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए कदंबों की राजधानी बनवासी को अपने अधीन कर लिया।
यानी यहाँ जो वातापी के चालुक्य यानी यहाँ पर जो पुलकेशिन द्वितीय शासन कर रहे थे, तो यह क्या हुआ कि अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए इस बनवासी को अपने क्षेत्र में मिला लिया, यानी अपने अधीन कर लिया। फिर क्या हुआ कि गंगवंशियों को अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार कराई। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर जो है दक्षिणी कर्नाटक में जो गंगवंश के लोग शासन कर रहे थे, तो इसे भी अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार करवाई, यानी प्रभुसत्ता स्वीकार करने पे इन लोगों को मजबूर कर दिए थे। फिर क्या हुआ कि पुलकेशिन द्वितीय पल्लवों के साथ इनका तो संघर्ष चल ही रहा था, तो पल्लवों के साथ लड़ते लड़ते यह पल्लवों की राजधानी कांची तक पहुंच गए थे, यानी यह कांची की सीमा तक पहुंच गए थे। तो उसके बाद जब इनके यहाँ तक पहुंच जाने के बाद पल्लवों ने अपने उत्तरी क्षेत्र का कुछ हिस्सा देकर, यानी इनके प्रांत का जो उत्तरी हिस्सा था, तो यहाँ का कुछ हिस्सा देकर पुलकेशिन द्वितीय के साथ संधि कर लिया। तो उस समय तो क्या हुआ कि कुछ समय के लिए यह संघर्ष तो समाप्त हो गया, लेकिन यह पुलकेशिन द्वितीय मानने वाले नहीं थे। इन्होंने क्या किया कि 610 ईस्वी में पल्लवों से कृष्णा गोदावरी दोआब छीन लिया। कृष्णा गोदावरी दोआब देखते हैं हम लोग, तो यहाँ से यह क्या हुआ कि 610 ईस्वी में आगे बढ़ते हुए यहाँ जो यह कृष्णा नदी है, यानी यह जो नदी है कृष्णा और यह जो नदी है गोदावरी, तो इस कृष्णा गोदावरी नदी का जो दोआब था जो कि पल्लवों के अधीन था, तो इस क्षेत्र को पल्लवों से छीन लिया। और उस समय पल्लव वंश के शासक कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि हम लोग पल्लव वंश में भी पढ़े हैं कि महेंद्र वर्मन प्रथम के शासन काल में पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया था। तो यही कृष्णा गोदावरी का जो क्षेत्र था वह वेंगी प्रांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किसके नाम से? वेंगी प्रांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और वहाँ पर मुख्य राजवंश की शाखा स्थापित की गई। मुख्य राजवंश कहने का मतलब यह हुआ कि वातापी के जो चालुक्य वंश थे, जिन्हें मुख्य राजवंश कहा गया है, तो यही मुख्य राजवंश की एक शाखा यहाँ पर स्थापित की गई, जिसे वेंगी का पूर्वी चालुक्य कहा गया है। तो पूर्वी चालुक्य किसे कहा गया है? तो वेंगी के चालुक्य को ही पूर्वी चालुक्य कहा गया है। अब बात करते हैं कि 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी कहाँ है? तो यहाँ है। तो 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे हर्ष की सेना को हराकर, यानी हर्षवर्धन की जो सेना उत्तर भारत को जीतने के बाद दक्षिण भारत की ओर जो अभियान किया था, तो इसी नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन की सेना को हराया था। कब हराया था? तो 618 ईस्वी में। और हराकर उसने हर्षवर्धन को दक्कन की ओर, यानी इधर की ओर बढ़ने से रोका था। हर्षवर्धन को हराने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर एवं दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण किया था। अब बात करते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लवों के क्षेत्र पर जो पहला हमला किया था वह 610 ईस्वी में किया था, जिसमें कृष्णा गोदावरी दोआब को छीन लिया था। लेकिन इसने पल्लवों के राज्य पर दूसरी बार हमला किया, और वह हमला दूसरी बार कब किया था? तो लगभग 642 ईस्वी में। लेकिन क्या हुआ कि दूसरी बार जो इन्होंने हमला किया तो वह हमला इनका विफल रहा। कैसे? तो जब दूसरी बार हमला किया था तो इधर पल्लव वंश के जो शासक थे वह थे नरसिंह वर्मन प्रथम। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या किया कि 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को हराकर उसकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया, अर्थात वातापी को जीत लिया। तो उसी वातापी पर अधिकार करने के बाद पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है वातापी विजेता।
इस बात को हम लोग पल्लव वंश जब पढ़ रहे थे तो उस समय भी पढ़ चुके हैं नरसिंहवर्मन प्रथम में। उसके बाद फिर क्या है कि पुलकेशिन द्वितीय के शासन काल में ही ह्वेनसांग ने वातापी की यात्रा किया था। जबकि हम लोग यह भी पढ़े हैं पल्लव वंश में कि पल्लव वंश के शासक नरसिंहवर्मन प्रथम के शासन काल में ही ह्वेनसांग ने कांची की यात्रा किया था। तो इस तरह से देखा जाए कि पुलकेशिन द्वितीय का जो क्षेत्र था, यानी इनके क्षेत्रों का जो विस्तार हुआ था, वह कर्नाटक यानी यह जो संपूर्ण कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के बहुत बड़े भूभाग में पुलकेशिन द्वितीय ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। अब बात करते हैं कि क्या हुआ कि जब वातापी पर यानी नरसिंहवर्मन प्रथम के बाद, नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा वातापी पर अधिकार करने के बाद क्या हुआ कि इन दोनों के बीच संघर्ष लगभग 7वीं सदी के अंत में एक ठहराव सा आ चुका था संघर्ष में। लेकिन फिर क्या हुआ कि 8वीं सदी के पूर्वार्ध में फिर से यह संघर्ष जाग उठा। तो यह संघर्ष जो जागा तो चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य द्वितीय, जिनका शासन काल था 733 ईस्वी से लेकर 745 ईस्वी तक, तो इन्होंने अपने शासन काल में पल्लवों की राजधानी कांची को 3 बार रौंदा। कितने बार? तो 3 बार रौंदा। और इसने 740 ईस्वी में पल्लवों को पूरी तरह पराजित कर दिया। और उस समय पल्लव वंश के शासक कौन थे? तो पल्लव वंश के शासक थे नंदीवर्मन द्वितीय। विक्रमादित्य द्वितीय से जो और महत्वपूर्ण पॉइंट है वह यह है कि इनकी जो प्रथम पत्नी थी, जिनका नाम था लोक महादेवी, लोक महादेवी ने पडक्कल में, पडक्कल कहाँ पड़ता है? तो वह पड़ता है कर्नाटक में, यानी इस क्षेत्र में पडक्कल पड़ता है। तो पडक्कल में इनकी प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाई थी। फिर क्या है कि विक्रमादित्य की द्वितीय पत्नी यानी दूसरी पत्नी, जिनका नाम था त्रैलोक्य देवी, त्रैलोक्य देवी ने इसी क्षेत्र में त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई थी। अब बात करते हैं कि इस वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय, जिनका शासन काल था 745 ईस्वी से लेकर 757 ईस्वी तक। तो हुआ क्या कि पल्लवों को पूरी तरह से पराजित करने के बाद पल्लवों का प्रभुत्व सुदूर दक्षिण के क्षेत्र में समाप्त हो चुका था। लेकिन फिर भी उनका प्रभुत्व समाप्त होने के बावजूद भी पल्लव वंश एक क्षेत्र में सीमित होकर लगभग 100 वर्ष तक शासन किया। लेकिन जस्ट उसके अगर अपोजिट बात करें चालुक्यों की, तो चालुक्य ने जो पल्लवों पर विजय प्राप्त की थी, अर्थात उस दोनों के बीच जो संघर्ष का करवट बदल रहा था, तो उस संघर्ष के करवट में अंततः जीत किसकी हुई थी? चालुक्य की हुई थी। अर्थात इस कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दोआब के लिए जो संघर्ष हो रहा था उस पर जीत किसकी हुई थी? चालुक्य की हुई थी। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया कि इनके सत्ता को समाप्त कर दिया था और यह लोग एक क्षेत्र में सीमित हो चुके थे और लगभग 100 वर्ष तक शासन करते रहे। लेकिन इसके अपोजिट जो थे ये लोग चालुक्य लोग, ये लोग अपनी यानी पल्लवों पर जो विजय थी इन लोगों की, उस विजय का सुख ये लोग ज़्यादा दिन तक भोग नहीं पाए। क्यों? क्योंकि चालुक्य के सामंत थे राष्ट्रकूट, जिन्होंने चालुक्य वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को सत्ता से हटाकर 757 ईस्वी में सत्ता से हटाकर इस क्षेत्र में राष्ट्रकूटों ने अपनी सत्ता कायम किया था। यानी इनकी सत्ता को समाप्त करके 757 ईस्वी में राष्ट्रकूट ने अपनी सत्ता को स्थापित किया था। और इसके संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग, जिन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो मानिकखेट में, जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि भले ही चालुक्यों ने पल्लवों पर विजय तो प्राप्त कर लिया, लेकिन वो लोग मतलब अपने विजय का सुख ज़्यादा दिन तक भोग नहीं पाए थे। तो इस तरह से हम लोग वातापी के चालुक्य को तो देख लिए। अब बात करते हैं वेंगी के चालुक्य की।
वेंगी के चालुक्य की बात की जाए तो हम लोग यह पढ़े थे कि पुलकेशिन द्वितीय ने ही इस कृष्णा गोदावरी के क्षेत्र को जीता था, पल्लवों से छीन लिया था और इसी क्षेत्र का नाम वेंगी प्रांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो पुलकेशिन द्वितीय ने इस क्षेत्र को जीतने के बाद अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया था और विष्णुवर्धन ने ही इस क्षेत्र में चालुक्य की स्थापना की थी, यानी चालुक्य वंश की स्थापना की थी, जो वेंगी के चालुक्य कहलाए, अर्थात जिसे पूर्वी चालुक्य कहा गया। इन लोगों की राजधानी कहाँ थी? तो वेंगी ही थी। और यह कहाँ पड़ता है, यानी यह जो कृष्णा गोदावरी का जो दोआब है यह कहाँ पड़ता है? तो यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं, वेंगी के चालुक्य तो हो गए। अब चालुक्य वंश से जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह यह है कि चालुक्य वंश के शासक महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान करते थे। ठीक है, चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण, यानी चीन एवं भारत के बीच जो संबंध था, तो उस चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण किसने किया है? तो वह है चीनी यात्री मातवा लिन ने किया है। ठीक है, तो अब बचता है कौन सा? कल्याणी के चालुक्य। लेकिन कल्याणी के चालुक्य को हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस कल्याणी के चालुक्य का जो स्थापना हुआ था वह राष्ट्रकूट वंश के लगभग 200 वर्षों तक शासन करने के बाद कल्याणी के चालुक्य ने इनके क्षेत्र पर अपने शासन व्यवस्था को स्थापित किया था। तो इसलिए जब हम लोग राष्ट्रकूट वंश पढ़ेंगे तब जाकर उसके बाद हम लोग कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखें कि लगभग 300 ईस्वी से 750 ईस्वी के काल में दक्षिण भारत का जो इतिहास था, जहां विभिन्न राजवंशों का उदय हुआ, इसे आज हम लोग समाप्त किए। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।